हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स सब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट फुल मॉक टेस्ट नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पे यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जिसके अंदर हमने 100 और 100 टोटल 200 क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। उसकी मैं एक अलग से आपको प्लेलिस्ट भी बना के दे दूंगा और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप चेक करते हैं। और ये जो पार्ट है वो आज हम लोग थर्ड फुल फ्लैश मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं। जैसे जैसे हमारा एक्चुअल पेपर आएगा वैसे ही इसके अंदर क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। सारे के सारे यूनिट जो आपके 11 यूनिट हैं सारी कवर की गई हैं ऑलमोस्ट। और इसके अलावा हिंदी का पोर्शन भी 20 मार्क्स की हिंदी भी इसके अंदर डाली गई है। तो एक्चुअल आपको फील देने के लिए कि एक्चुअल पेपर आपका किस तरह का आएगा, उसी तरह का पेपर ये भी यहाँ पे फ्रेम किया गया है। अगर अभी तक आपने हमारे फुल क्रैश कोर्स को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हम लोगों ने फुल क्रैश कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, जिसकी इंक्वायरी आपको मिल जाएगी गिवन व्हाट्सएप नंबर पे 8394948137 पे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको न्यू ईयर की जो ओकेज़न है उस पर 25% कोर्स पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। और ये जो ऑफ़र है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपका रहेगा। सो देर न करते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास में है, ए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे पास जब बिजनेस किया जाता है अलग अलग तरह के हमारे पास अकाउंट्स बनते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के केस में यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। और आपको पता होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा किसकी तरह होता है, जैसे हमारा एक कैश बुक होती है उसकी जो इक्विवेलेंट होता है वो यहाँ पे होता है। तो ये किस चीज़ की समरी होती है, तो ये होती है हमारे पास में कैश बुक विदाउट डेट कॉलम। अगर हम इसको देखें तो ये आपके एक तरह से सेम जो कैश बुक की तरह है वो यहाँ पे दिखता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपका सही आंसर इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर। जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास दो मेथड होती हैं। एक तो हमारे पास में क्या होती है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यहाँ पे होती है, और दूसरा हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर हमारे पास दो तरह के अकाउंट यहाँ पे खुलते हैं, जिसमें हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, दो अकाउंट यहाँ पे खोले जाते हैं। वैसे जब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो सिर्फ इसमें सारे के सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में की जाती हैं। इसके अंदर करंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। सो आंसर इसके अंदर हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ओपनड व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच करने वाला है। यहाँ पे दो कॉलम आपको दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपको स्टेटमेंट दी है और सेकंड कॉलम में आपको पहचानना है किस तरह का वो पार्टनर है। वन हु टेक्स पार्ट इन ए बिजनेस एक्टिविटीज, जो आपके बिजनेस एक्टिविटी में पार्ट करता है वो आपका कौन सा पार्टनर होता है। वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज, वन हु लेंड्स हिज नेम टू दी पार्टनरशिप फर्म बट एक्चुअली इज नॉट ए पार्टनर ऑफ फर्म। तो ये अलग अलग ऑप्शन आपको गिवन है। अगर हम लोग देखेंगे जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी में पार्ट लेता है उसको हम एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। तो फर्स्ट का हमारे पास में सी हो जाएगा। फर्स्ट का सी दो ऑप्शन में है तो ये एलिमिनेट आपके हो जाएंगे। सेकंड का अगर बात करें, हु डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज़, तो हमारे पास में ये यहाँ पे बात हो जाएगी नॉमिनल पार्टनर की, क्योंकि ये हमारे पास में नॉमिनल पार्टनर हो जाएगा। सेकंड का बी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये आपका हो जाएगा। और थर्ड का ये डोरमेंट पार्टनर होता है, वन हु लेंड्स इन नेम टू अ पार्टनरशिप फर्म बट एक्चुअली इज नॉट ए पार्टनर ऑफ द फर्म, या डोरमेंट पार्टनर इसको बोला जाता है। सो ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताया गया है, ए पर्सन हु इज ऑर्डर टू पे बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड, यानी कि जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर पे करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है वो पार्टी क्या कहलाती है, ड्रॉअर, ड्रॉई या क्रेडिटर्स या एंडोसी। तो सीधी सी बात है, जो हमारा ड्रॉअर होता है वो तो बिल को बनाता है, लेकिन ड्रॉवी को यहाँ पे ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। तो ऑप्शन आपके पास में बी वाला सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन हमारे पास में है, गुड्स लॉस्ट बाई फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। जब हम लोग बात करते हैं गुड्स जो हमारे फायर के द्वारा यहाँ पे लॉस्ट हो गए
तो उस केस में हम कौन से अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो सीधी सी बात इसके अंदर है, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली एंट्री इसके अंदर क्या हो जाएगी, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, बेसिकली आपके परचेज अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट होता है, बट फाइनली अगर हम बात करते हैं तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सेक्शन 41 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डील्स विद विच टाइप ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि इसके अंदर सेक्शन 41 के अंदर आपको बोला गया है किस तरह का डिसोल्यूशन होता है, तो इसके अंदर होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 41, तो इसको आपने याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। हमारे पास अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं, हम क्या करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पीरियोडिकली भी चेक करते हैं हम लोग, और हम लोग रेगुलरली भी चेक करते हैं। अगर रेगुलरली हम लोग चेक कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 के अंदर यहाँ पे हो जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग इस तरह के ऑडिट को फॉलो अप करते हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे हमारे बड़े बड़े कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास में है, 40,000 शेयर इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी एज पर देयर चॉइस एंड ऑप्शन एट द बिलो प्राइस देन द मार्केट प्राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द। यहाँ पे बोला गया है कि आपके शेयर्स 40,000 शेयर जो हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए गए हैं, बेसिकली उनकी चॉइस पे या फिर जो मार्केट प्राइस चल रहा है उससे बिलो प्राइस पे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक इश्यू नहीं बोला जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक इश्यू तो हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो करते हैं वो वाली बात हो गई। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इन्वेस्टर का ग्रुप होता है, उनको इश्यू यहाँ पे किए जाते हैं, जबकि हम लोग यहाँ पे ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान जो होता है ये यहाँ पे सही आंसर इसका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, मिस्टर इफ M. Gul is the debtor of the 4,000 has become insolvent and a dividend of 50% is declared the entries। यहाँ पे बोला गया है कि जो मिस्टर गुल है डेटर है, बेसिकली ये 4,000 के ये इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और डिविडेंड 50% यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, तो एंट्री इसके लिए आपसे बोली है। तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, 50% तो बेसिकली अब यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें, टोटल डेटर तो आपके पास में कितने थे, 4,000 के थे, लेकिन इसमें से ये बेसिकली इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंट हो गया तो आपने कितना यहाँ पे 50% आपने क्या करना था, डिविडेंड तो देना था। तो एक्चुअली आपके जो बेड डेट हुए वो 4,000 के नहीं हुए, कितने के हुए, 2,000 के बेड डेट आपका होगा। तो ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आप आंसर में 2,000 आएगा, लेकिन अभी सभी आंसर्स में आपको दिखेगा 2,000 ही है। एक्चुअल एंट्री आपकी क्या बनेगी, देखिए सबसे पहली चीज़, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बेड डेट हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस हमारा होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले बेड डेट तो आपका हो जाएगा डेबिट, क्लियर। और हमारे अगर डेटर आप देखोगे, बेड डेट के कारण डेटर हमारे कम हो जाते हैं, अगर एसेट हमारी कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, डेबिट करेंगे बेड डेट्स 2,000 से, और यहाँ पे डेटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके 2,000 से, ठीक है। यहाँ पे कैश आपको नहीं मिल रहा है, ये एंट्री आपकी नहीं बनेगी, ये 2 एंट्री तो नहीं बन सकती, क्योंकि डेबिट हम कैश को तब करते हैं जब आपको कैश रिसीव हो रहा होता है, क्लियर। और यहाँ पे P&L आपका क्रेडिट नहीं होगा, बल्कि डेटर का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि डेटर रिड्यूस हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 10th, BRS इज प्रिपेयर टू, BRS यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, अपडेट बैलेंस इन द कैश बुक, नहीं इसके लिए नहीं, रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड द बैंक बुक, ये बिल्कुल ठीक है, और बोथ 1 and 2 नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग रिकंसाइल करते हैं स्टेटमेंट्स को, रिकंसाइल करने का मतलब क्या होता है, मैच करना। जैसे हमारे बैंक की स्टेटमेंट्स होती हैं, बैंक की पासबुक होती है और हमारी कैश बुक होती है, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शंस में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि किन ट्रांजैक्शन की वजह से वेरिएशन आया है, इसलिए हम लोग BRS को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, 11th क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट लीड्स टू हाई इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। अब यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जो बेसिकली इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को लीड करता है। तो इसका सही आंसर अगर आप बात करेंगे इसके अंदर, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, जॉब स्पेशलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट,
एलोकेशन मैनेजमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोकेशन मैनेजमेंट, क्योंकि रिसोर्सेज का एलोकेशन करना ही सबसे बड़ी बात होती है। हम लोग जहाँ पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नीडफुल हैं, तो उस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, जिससे हमारी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन हमारे पास में है, मेथड यूज्ड टू कंप्यूट एवरेज एंड सेंट्रल वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डेटा इज कंसीडर्ड। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारे पास में डेटा है उस डेटा से हम क्या निकाल रहे हैं, या एवरेज निकाल रहे हैं या सेंट्रल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसके अंदर मीन, मीडियन, मोड इसकी बात करते हैं। मीन का भी बाइफर्केशन होता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे यहाँ पे होते हैं। तो ये सारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आपका आता है। चलिए 13th क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वाज इवॉल्व्ड बाय, तो ये आपका सही आंसर लूका पैसियोली हो जाएगा, और ये कहाँ के थे, इटली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेजेस पेड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। आपको पता है जब भी हम लोग कोई एसेट को परचेज करते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, तो उसको रेडी टू यूज बनाने तक के लिए जितना भी एक्सपेंस होता है वो सारा का सारा उस जो एसेट होती है उसके अकाउंट में डेबिट किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो हम लोगों ने नई मशीनरी खरीदी है तो उसके वेजेस जो पे किया है उसको हम लोग यहाँ पे मशीनरी के अकाउंट में यहाँ पे डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स इन ए प्राइवेट कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स इसके अंदर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे बोला गया है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर 1 में आपका यहाँ पे दिया गया है, बाकी के ऑप्शन आपके गलत है। चलिए 17 क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई कंडक्ट्स ए सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अब यहाँ पे बोला गया है जब भी सेल ऑफ सिक्योरिटीज यहाँ पे की जाएंगी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, तो कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए सेल ऑफ सिक्योरिटीज का क्या मतलब है कि सेल हो रही है यानी कि परचेज किए जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली सेल की जा रही हैं, तो कमर्शियल बैंक से अदर इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो इस केस में उनका रिजर्व क्या है यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला ओपन मार्केट ऑपरेशन का पार्ट होता है सिक्योरिटीज को सेल करना और परचेज करना। और बेसिकली परचेज कब किए जाते हैं, जब डिफ्लेशन चल रहा होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और सेल कब किए जाते हैं, जब हमें मनी को क्या करना होता है, एक तरीके से सप्रेस करना होता है। मनी को एक्स्ट्रा जो हमारा मनी होता है वो आरबीआई यहाँ पे निकाल लेता है मार्केट से, तो उसके लिए यहाँ पे सेल किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विज रिजल्ट इन द कमिंग टू एन एंड इन द एग्रीमेंट एंड ए न्यू एग्रीमेंट कमिंग इनटू इफेक्ट इज। अब यहाँ पे बोला गया है, देखिए रिलेशनशिप होता है एक पार्टनरशिप के अंदर जो हमारा एग्रीमेंट होता है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे चेंज होता है और उसकी वजह से नया एग्रीमेंट यहाँ पे आता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। अब 19th क्वेश्चन हमारे पास में है, ड्यू डेट ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन द 30th जनवरी 2015 फॉर 1 मंथ विल बी, यानी कि यहाँ पे बोला गया है 30th ऑफ जनवरी को आपने एक बिल ड्रॉ किया है और 1 महीने के बाद इसकी मैच्योरिटी की डेट आपको ड्यू डेट आपसे बोली गई है। आपको पता है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने के बाद अगर बोला गया है तो 3 दिन इसमें ग्रेस पीरियड मिलता है, राइट। ये ग्रेस पीरियड 3 डेज का होता है, इसको आपने ध्यान में रखना है। और इसकी अगर हम बात करते हैं 30th जनवरी से 28th फेब तक आपके पास में क्या हो गया, 1 महीना कंप्लीट हो गया। अगर 28th फेब के बाद आप 3 दिन काउंट करते हैं तो 1st, 2nd और 3rd मार्च आपका होता है, तो 3rd मार्च आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसके अंदर 1st, 2nd, 3rd, 4th मार्च आपका सही आंसर होगा, 3rd नहीं, क्योंकि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो आपका 4th पे यहाँ पे ड्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मार्केटिंग फिलोसफी समराइज्ड बाय द फ्रेज ए स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन द सोशल एंड द एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डैश पीरियड। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो एक फ्रेज होता है मार्केटिंग के अंदर, स्ट्रॉन्गेस्ट फोकस ऑन द सोशल एंड एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक,
किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो बेसिकली ये आपका होता है सोसाइटल मार्केटिंग का, क्योंकि इसके अंदर किस पे ध्यान दिया जाता है, सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है और सोसाइटीज़ के एथिकल इश्यूज़ पे ध्यान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्शन किए जाते हैं और प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द नेचर ऑफ द कमीशन एडवांस रिसीव्ड। आपको कमीशन एडवांस में यहाँ पर रिसीव हो गया तो ये किस तरह का अकाउंट यहाँ पे होता है, रियल अकाउंट, अनरियलाइज्ड अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो जब भी हम कमीशन रिसीव्ड की बात करेंगे तो ये आपका पर्सनल अकाउंट में जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। 22nd क्वेश्चन हमारे पास में है डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स पेज डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल रेलवे कंसेशन टू स्टूडेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे बोला गया है अलग अलग लोग अलग अलग सेम जो फेयर है उसका अलग अलग पे कर रहे हैं। बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे आपके स्टूडेंट एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपका डिस्टेंस सेम है बट वहाँ पे स्टूडेंट अलग पे करते हैं पैसा और सीनियर सिटीजन उसका अलग पे करते हैं, जो हम लोग कहते हैं रेलवे टिकट के उसमें। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस, प्रोडक्ट या ऑप्शनल प्राइसिंग या टाइम प्राइसिंग। तो इसको बोला जाता है कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस, क्योंकि हमने क्या किया है अपने प्राइस को कस्टमर के अकॉर्डिंग हमने सेगमेंट किया, उसका डिफ्रेंशिएट किया है। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीकेट कैश मेमो सिस्टम ऑफ बाउचिंग इज यूज्ड इन बाउचिंग अप। जब भी हम डुप्लीकेट कैश मेमो यूज करते हैं तो ये हमारा किया जाता है ओनली ऑन कैश सेल्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लेशन व्हाट हैपन्स टू द रियल परचेजिंग पावर ऑफ द सैलरीड पर्सन इन द इकोनॉमी। अब इसमें देखिए क्वेश्चंस, कुछ आपके मैसेजेस आ रहे थे कुछ स्टूडेंट्स के, वो लोग बोले कि कुछ आपके क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट के क्वेश्चन टफ हैं, ठीक है, टफ और एनालिटिकल है। वो जानबूझ के मैंने क्वेश्चन इसके अंदर डाले हुए हैं, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे लेवल की इसके अंदर तैयारी करेंगे तो छोटे लेवल के तो आप अपनी खुद से तैयारी बन जाएगी। तो इसीलिए एक आपको एनालिटिकल व्यू देने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और जनरल क्वेश्चन होते हैं उनको तो आप टैकल कर ही लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपके क्या है, एक तरीके से एनालिसिस को बढ़ाते हैं और आपकी सोचने की जो पावर होती है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सभी को पता है, बट उसका इम्प्लीकेशन इस क्वेश्चन के अंदर है। आपको बोला गया है इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, रियल परचेजिंग पावर में क्या यहाँ पे आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, किसके, सैलरीड पर्सन के। अब इसमें 3-4 इफेक्ट हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इन्फ्लेशन पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ कि आप यहाँ पे रियल परचेजिंग पावर पता होनी चाहिए, तीसरे आपको यहाँ पे दिया गया है एम्फेसाइज आपको देना है सैलरीड पर्सन पे। अब यहाँ पे देखिए सैलरीड पर्सन की क्या होती है, जो हम लोग मंथली इनकम की बात करते हैं तो वो यहाँ पे फिक्स होती है, ठीक, इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे सैलरीड पर्सन लिखा हुआ है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन में क्या होते हैं, प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्राइसेस बढ़ते हैं बट मनी का फ्लो भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सैलरीड पर्सन की बात की जा रही है तो मतलब इनकम उनकी फिक्स है बट प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उनकी रियल परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 25। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन। आपको पता है कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो आपके शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के अंदर यहाँ पे डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिसिट बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। डेफिसिट बजट कब यहाँ पे होता है, किस पॉलिसी के अंदर यहाँ पे यूज में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है हमारे फिजिकल पॉलिसी के अंदर। जब बात की डेफिसिट बजट की बात तब आती है जब हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ पे उनकी इनकम रेवेन्यू बेसिकली कम हो जाता है। तो इसीलिए अब मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ आपको। थ्योरी के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यही एग्जांपल मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं, जैसे आपका एक घर है, घर का बजट, और मैं दूसरी बात करूँगा गवर्नमेंट की, कैसे बजट डेफिसिट होता है। बेसिकली घर के बजट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी जितनी मनी होगी उसको हम क्या करते हैं, समराइज करने की कोशिश करते हैं, मतलब किस एक्टिविटी में हमको कितना खर्च करना है। सबसे पहले होता क्या है, रेवेन्यू हमारे पास में होता है। लेकिन गवर्नमेंट इसका ठीक उल्टा करती है। गवर्नमेंट सबसे पहले एक्सपेंडिचर को अपना सेट कर लेती है, हमको कितना खर्चा करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, जिसमें टैक्सेस होते हैं, नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज होते हैं, सारा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये डिफरेंस होता है। इसके अंदर आप देखेंगे तो डेफिसिट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जितना लिमिटेड पैसा था, जैसे आपके पास में 5000 रुपीज़ है, आप रूम पे रह रहे हैं कोई, तो 5000 रुपीज़ आपको मंथली है, खर्चा करना है तो करना है, इतने में ही आपको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे डेफिसिट होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर आपने अपने
पहले आपने अपने एक्सपेंडिचर कर लिया, मार्केट से आप सामान खरीद के लागे, उसके बाद आप अपने पास देख रहे हैं, तो हो सकता है वो 6000 का सामान भी आ सकता है, 7000 का भी आ सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए बजट डेफिसिट होता है और यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी के अंदर ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 27वां क्वेश्चन है, ऑल मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ द शेयर टू बी डिपॉजिटेड। जो भी आपके शेयर्स में पैसा आपको मिला है, क्योंकि हम लोग शेयर इश्यू करते हैं, तो शेयर इश्यू करने पे जो कैपिटल आपको मिलती है, वो कैपिटल का पैसा कहाँ पे डाला जाता है? वो डाला जाता है इन ए स्पेसिफिक अकाउंट ओपन इन ए शेड्यूल्ड बैंक फॉर द पर्पज। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी हमारे बैंक्स आते हैं, उस बैंक्स में से आपको किसी एक बैंक में अपना अकाउंट खोलना पड़ता है और उसमें सारा पैसा आपको डालना पड़ता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ पे बोला गया कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है। अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ द बिजनेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन, बिल्कुल ठीक है। जबकि प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू दियर एम्प्लॉय चिल्ड्रन, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द राइज ऑफ द इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज वुड लीड द डिमांड कर्व टू शिफ्ट। यहाँ पे बोला गया है इनकम जो है वो राइज हो रही है, तो उस केस में इनकम बढ़ रही है, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स डिमांड कर्व आपका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो राइटवर्ड यहाँ पे राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन कैपिटल मार्केट मेजर सप्लाइज ऑफ द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आर, यानी कि हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर जो सप्लायर्स होते हैं ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, वो मेजर्स कौन यहाँ पे सप्लायर होते हैं? तो वो होते हैं गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आपने देखे होंगे। इसी तरीके से कॉरपोरेशंस के अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ट्रेड किए जाते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एन ऑडिटर कैन रेंडर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द, यानी कि यहाँ पे सेक्शन 144, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये इसके अंदर क्या किया गया कि आपके ऑडिटर्स के कुछ राइट्स हैं जिनको बेसिकली वो यहाँ पे रेंडर कर सकता है सर्टेन सर्विसेज को। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया है वो सर्विसेज कौन कौन से उसको यहाँ पे रेंडर करनी है, उसकी यहाँ कन्फर्मेशन कहाँ से होएगी? तो उसका सही आंसर आपके पास में होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी, दोनों इसको डिसाइड करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, और आई थिंक ऑप्शन नंबर 4 भी यही है, तो दोनों में से एक हो जाएगा। सेम ऑप्शन यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स इज मोस्टली यूज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा के लिए कौन से सोर्स को यहाँ पे यूज किया जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेट प्लानिंग कमीशन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए यहाँ पे स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं होता, NSSO भी नहीं होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं होता है, ये आपके पास में हो जाएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंट कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव बनेगा। इसके अंदर डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे 34th क्वेश्चन हमारे पास में है, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल लीड टू। यहाँ पे बोला गया है जब भी नए पार्टनर को हम एडमिशन दे रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है, तो वो किस चीज़ को लीड करेगी, मतलब उससे क्या इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा? नीदर गेन और लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो किसी न किसी पे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही। लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिल्कुल सही आंसर ये बनेगा आपका। लॉस टू एग्जिस्टिंग पार्टनर इन दियर सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि सैक्रिफाइस से यहाँ पे मतलब नहीं है, सैक्रिफाइस रेशियो में तो हम गुडविल को बांटते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ये एग्जिस्टिंग आपकी है, पहले की लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसको पुराने जो पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर नॉट डिसाइडेड बाई RBI। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि MSFR, ये जो है RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है। रेपो रेट RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है।
कमर्शियल पेपर रेट आरबीआई के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी रेट ये भी आरबीआई डिसाइड करता है। तो आपसे बोला गया है नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, तो हो जाएगा कमर्शियल पेपर रेट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट इज यूज्ड टू इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ, आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट, उसका ठीक अपोजिट हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। जब भी आपने बीच में देखा होगा काफ़ी जो LIC है या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनको प्राइवेट जो ऑनर है उनके हाथों में दे दिया, तो प्राइवेटाइजेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा पार्टनर भी होता है जिसकी प्रेजेंस हमारे जनरल पब्लिक को नहीं होती है, तो उस पार्टनर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को बेसिकली कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने कौन से पुराने एक्ट को रिप्लेस किया, तो MRTP मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, इस एक्ट को रिप्लेस किया है हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन द रिसीट ऑफ द बिल विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इट मेड बाय द पेई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि जब बिल रिसीव हो रहा है तो पेई कौन सी अपने एंट्रीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएगा, तो सीधी सी बात है जब बिल रिसीव हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो आपका ड्रॉई ऑफ द बिल बेसिकली इसके अंदर आपके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पेई के द्वारा यहाँ पे एंट्री की जा रही है, तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई ऑफ द बिल्स, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 फॉर अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन ए रिटायरिंग ऑडिटर, यहाँ पे बोला गया है अगर आपको एक रिटायरिंग ऑडिटर के अदर कोई नया ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज एंड अप्रूवल ऑफ द CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर रिक्वायर्ड, unmeasured resolution of the approved of the government सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के लिए तो यहाँ पे आपके पास में स्पेशल रिजोल्यूशन होना चाहिए, तो स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है और क्वेश्चन नंबर 41, एक सेकेंड, When a drawer discount the bill of he gets, यानी कि यहाँ पे बोला गया है जब भी ड्रॉवर कोई बिल को डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट करने का क्या मतलब है, जब भी कोई बिल यहाँ पे ड्रॉवर के द्वारा डिस्काउंट किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमने मैच्योरिटी की जो डेट थी ना उससे पहले ही हमने उस बिल को डिस्काउंट, उस बिल का पैसा वापस ले लिया, मतलब उस बिल को डिस्काउंट करा लिया है। तो उस केस में सीधी सी बात है अगर मैच्योरिटी से पहले कोई भी आप बिल को डिस्काउंट करते हैं या कोई भी, जैसे आप FD का ही देख लें, FD आपके फिक्स डिपॉजिट होती है, तो उस केस में भी अगर 10 साल के लिए आपने FD करी है तो उससे पहले अगर आप FD को तोड़ लेते हैं तो उस केस में आपको कम पैसा मिलता है, तो यहाँ पे लेस देन फेस वैल्यू आपको मिलेगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द बजट लाइन जस्ट टचेस वन ऑफ द डैश कर्व्स वुड बी द कंज्यूमर ऑप्टिमम, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन सा कर्व है बेसिकली जो आपके बजट लाइन को टच कर जाए, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या कंज्यूमर्स ऑप्टिमम यहाँ पे होता है। तो सीधी सी बात इसके अंदर है जब हम लोग बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, यानी कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन बेसिकली यहाँ पे टच करते हैं तो आपके कंज्यूमर्स की इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये बनता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ए वॉइडेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, तो यहाँ पे नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही सही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये तो आपका वॉइड हो गया, फॉरबिडन बाय लॉ तो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी ये भी आपका वॉइड हो जाएगा, और इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बोथ पार्टी ये तो आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि इन्फोर्सेबल है दोनों पार्टी के बीच में, तो यहाँ पे सही कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 द इंटरेस्ट ऑन द रिन्यूअल ऑफ द बिल इज एन एक्सपेंस टू दी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल कराना है आपको बिल का, तो उसके इंटरेस्ट का एक्सपेंस किस पे जाएगा, तो वो सीधी सी बात है यहाँ पे एक्सेप्टर जो होता है बिल का वो बियर यहाँ पे करता है, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 45 इफ ए मीन ऑफ परसेंटेज रेट्स एंड रेशियोज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी
मेजर्स विच मोस्ट बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन इज, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको जब मीन निकालना किसका, परसेंटेज का, रेट्स का, रेशियोज का, तो इस केस में हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा मेजर कौन सा यूज कर सकते हैं, तो इसके अंदर होता है वेटेड एवरेज मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेट्स आ गए। जब हम लोग बात करते हैं वेटेड का तो सीधी सी बात है उसके अंदर कुछ वेट्स आ जाते हैं, जैसे कुछ परसेंटेज, कुछ रेट्स, कुछ रेशियोज, तो वो आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कंपनी इश्यूड 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ द ₹50 एट पार पेबल अंडर ऑन एप्लीकेशन 20%, ऑन अलॉटमेंट 40%, on first call 10%, on final call balance application was received for 10,000 shares. Allotment was made on pro rata. How much amount will be received in cash on allotment? यानी कि सबसे पहली चीज़ आपको इसके अंदर क्या दिखनी है कि आपको बेसिकली जो शेयर्स थे वो प्रो राटा अलॉटमेंट के दौरान कितने शेयर्स यहाँ पे आए, आपको ये देखना है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको देखनी है, यहाँ पे 4000 इक्विटी शेयर्स दिया है, ₹50 का एक है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया एप्लीकेशन पे 20% यहाँ पे मिलेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे 20% यानी कि एप्लीकेशन पे आपका आएगा कितना, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ आपके एप्लीकेशन पे आ गए। और अगर हम 40% की बात करते हैं तो 20 रुपीज़ आपके किस पे आ गई, अलॉटमेंट पे आ गई। ये आपका अलॉटमेंट हो गया, 20 रुपीज़ का अलॉटमेंट हो गया। फर्स्ट कॉल पे आपका 10% हो गया, फर्स्ट कॉल पे 5 हो गया आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपके पास में हो गया 20, 30 और 35 आपका हो गया। और बोला गया है ऑन फाइनल कॉल बैलेंस आपका हो जाएगा, तो 15 जो आपका बचता है लास्ट में आपके पास में हो जाता है, ठीक है। 50 रुपीज़ का आपका था, टोटल आपके पास में 50 हो जाता है। अब आपसे बोला गया है कि ऑन फाइनल कॉल बैलेंस एप्लीकेशन वो रिसीव फॉर 10,000, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपको एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए, 10,000 के लिए आ गए। अगर 10,000 के लिए आ गए तो सीधी सी बात है आपके पास में जो पैसा आया होगा, कितना पैसा आया होगा, क्योंकि हमारे पास 4000 ही सीएस थे, लेकिन सीएस कितने आ गए हमारे पास में, ज़्यादा आ गए, तो 10,000। और आपको बोला गया हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन कैश ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आपका 20 का था, तो 20 में 10,000 आपका ये हो जाएगा। तो सीधी सी बात है आपका 20,000 आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, बेसिकली आपको इसको प्रोराटा अलॉटमेंट भी इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना था। यहाँ पे सिर्फ यही है कि 50 को आपको डिवाइड करना है अलग अलग रेशियोज़ के अंदर, और फिर आपको देखना है कि कितने आपके अलॉटमेंट पे आए। अलॉटमेंट आपका 20 रुपीज़ का 1 था, तो यहाँ पे सीधी सी बात है आपका 10,000 CS जो आए वो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एग्जम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। द एरर इन्वॉल्व फ्रॉड, द वर्ड्स फ्रॉड एंड एरर हैव द सेम मीनिंग, ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है। द वर्ड्स फ्रॉड एंड एरर हैव द सेम मीनिंग, ये भी गलत स्टेटमेंट है। वर्ड्स फ्रॉड एंड एरर हैव डिफरेंट मीनिंग, तो ये सही आंसर होगा, क्योंकि एरर आपका क्या होता है एक तरीके से जो अनइंटेंशनली किया जाता है उसको हम एरर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गलती आपकी जानबूझ के किया जाता है, इंटेंशनली किया जाता है, उसको हम लोग फ्रॉड बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज वी मूव ऑन डाउन अलॉन्ग डिमांड कर्व विद कॉन्स्टेंट स्लोप द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे बोला गया है जैसे हमारे पास में क्या होता है, डिमांड कर्व होता है, और डिमांड कर्व आपका कुछ इस तरीके का होता है। और बोला गया है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मतलब इस तरफ को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज। क्योंकि अगर आप देखेंगे जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कहाँ पे होती है, जो हम लोग बात करते हैं इस कर्व की। क्लियर, तो मतलब आपका यहाँ पर जब बात कर रहे हैं तो ये जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। और अगर हम इनफाइनाइट की बात करते हैं जो हमने बताया था, तो इनफाइनाइट के केस में कुछ इस तरीके का बनता है या कुछ इस तरीके का बन सकता है। तो इनफाइनाइट आप यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, तो जैसे जैसे हम नीचे को आते जाएंगे, यहाँ से ये नीचे को कर्व आपका आते जाएगा, तो यहाँ पे आपके ये जीरो पे यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब आपका डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज इनैक्टेड। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका था वो कब यहाँ पे इनैक्ट किया गया था, तो ये आपका किया गया था 24 दिसंबर 1986 में ये इनैक्ट किया गया था, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 50, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बट नॉट येट अर्न इज कंसिडर्ड एज। यानी कि सब्सक्रिप्शन आपको क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं, बट अभी तक आपने वो सब्सक्रिप्शन अर्न नहीं किए, मतलब इनकम हमें अर्न इनकम नहीं है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लायबिलिटी अभी कहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारी इनकम नहीं है। जो आपको रिसीव हुआ है उसके बदले में आपको अभी सर्विस परफॉर्म करनी है, बेसिकली फैसिलिटी आपने देनी है, तो इसीलिए ये आपकी लायबिलिटी के फॉर्म में होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एस्टीम नीड। ये आपके क्या है, जो आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरीज है उससे आपका क्वेश्चन रिलेटेड है। 5 यहाँ पे अलग अलग जो आपके सीरीज होती हैं, स्टेप्स होती हैं बेसिकली नीड्स की। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड होती है आपकी, फिर आपकी सेफ्टी नीड होती है, फिर आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड होती है, फिर आपकी सेल्फ स्टीम की नीड होती है, फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है। तो सेल्फ स्टीम की जो नीड होगी वो यहाँ पे क्या होगी, बेसिकली स्टेटस से आपका सेल्फ स्टीम, मतलब आपको एक अपना स्टेटस चाहिए होता है समाज में रहने के लिए, आप फेमस होना चाहते हो, आपकी सबको लोग रिस्पेक्ट करें, इस तरह की जो नीड होती है वो बेसिकली आपकी स्टीम नीड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज MBB लिमिटेड कंपनी कैन यूटिलाइज ऑफ इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये क्वेश्चन काफ़ी बार मैंने आपको करवा दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए जो पैसा है बेसिकली इसमें वो किस चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, तो ये राइट ऑफ करने के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ इससे किया जा सकता है, जबकि पार्टली पेड बोनस ईयर्स नहीं कर सकते, फुल्ली पेड बोनस ईयर इसके अंदर कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ लॉसेज इनका ड्यूरिंग द ईयर ये भी नहीं हो सकता, और परचेजिंग शेयर ऑफ अदर कंपनी ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी हैज सीन ए मैक्सिमम राइज सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। यानी कि जब से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं तो कौन से सेक्टर में बूम आया है, बेसिकली कौन से सेक्टर ने यहाँ पे मैक्सिमम राइज दिखाया है अपना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा टर्सरी सेक्टर्स। इसको टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली आपका होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर होता है इंडस्ट्री से रिलेटेड सेक्टर, वेरेस टर्सरी सेक्टर के अंदर सर्विसेज आती हैं। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल बाउचिंग कैश सेल। जब कैश सेल को बाउच कर रहे हैं तो सीधी सी बात है इसके अंदर हम लोग क्या एग्जामिन नहीं करेंगे, तो क्रेडिट सेल्स और डेटर लेजर इसके अंदर एग्जामिन नहीं किए जाएंगे। तो आपका आंसर इसके अंदर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एग्जामिन किए जाएंगे कैश मेमोस, बिल्कुल सही है। एग्जामिन किए जाएंगे काउंटर फॉल ऑफ द पे स्लिप, ये भी सही है। एग्जामिन कैश बुक, ये भी सही है, क्योंकि कैश की आपकी जो एंट्रीज है वो वही है, बट क्रेडिट सेल से रिलेटेड इसमें अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इम्प्लाइज दैट। रेवेन्यू डेफिसिट से क्या मतलब है, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच आर क्रिएट कैपिटल एसेट। नहीं, ये सही आंसर नहीं है। द कैपिटल गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच डू नॉट क्रिएट कैपिटल एसेट। ये सही आंसर इसका अंदर यहाँ पे है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को क्या होती है, बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है फंड को, जो कि बेसिकली किसी भी तरह का कैपिटल एसेट नहीं फॉर्म करता है, ये बेसिकली एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग डैश एंड डैश पीपल इन द डूइंग वर्क। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पोस्ट कॉल भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी डायरेक्टिंग आता है, और इसके अलावा हम लोग अगर अपने सिंपल मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी डायरेक्टिंग है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सबसे डायरेक्टिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है यहाँ पे सबसे पहले तो क्या, इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है गाइडिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस और गाइड इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे है 57th क्वेश्चन हमारे पास में है, द लेबलिंग ऑफ ए पैक ऑफ द ओट्स कुकीज explain how the product is beneficial in adding fiber to the diet and other related health benefits. Identify the related function of the labeling being described in the given case. यानी कि आपको बताया गया है कि ओट्स का एक पैकेट है बेसिकली, उसके अंदर उसके पैकेट पे आपको बताया, उसके बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं, और इसके अंदर बोला गया है फाइबर वगैरह आपको ये मिलता है, ये सब चीज़ें। तो ये किस तरह का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट, आइडेंटिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्प्स इन प्रमोटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की बात नहीं की गई है।
यहाँ पे बोला गया है कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये यहाँ पे बोला गया प्रॉपर, अगर इंग्रेडिएंट्स की बात की जाती तो हम कहते हैं डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाइड इट्स कंटेंट, बट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि हम इस तरीके की चीज़ें इसमें करते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कि हमें इस चीज़ से ये बेनिफिट होगा तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन डैश इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स रीच द अल्टीमेट कस्टमर्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एन ऑर्गेनाइजेशन विद सेवरल प्रोडक्ट लाइन्स हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन्स एंड आइटम्स विच ए पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल, यानी कि यहाँ पे बोला गया है ऐसे कौन सा हमारा एक टर्म होता है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन की बात कर रहे हैं, जो आइटम्स हैं बेसिकली उनको एक जो सेलर है वो सेल करता है, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 68th क्वेश्चन हमारे पास में है, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस एट कॉस्ट एंड नॉट मार्केट वैल्यूज नोन एज, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि कॉस्ट पे आप अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपने जब सभी ट्रांजैक्शंस को, सभी एसेट्स को, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं, आप कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो कॉस्ट पे करने को हम कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक्टिविटीज ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, trading on securities by RBI, issue of the gilt as securities by government, sale of the CS by FIIs। एक्टिविटीज ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ये नहीं होता, ओपन मार्केट ऑपरेशन आपके आरबीआई से रिलेटेड होता है। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ये आपका सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सिक्योरिटीज में ट्रेड किया जाता है जब आरबीआई के द्वारा, सेलिंग ऑन परचेजिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो उसको हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन इफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर डज नॉट चेंज देन सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी। अब देखिए यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास में ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है, और जब हम कोई नया पार्टनर एंट्री करता है तो हम लोगों क्या सैक्रिफाइस रेशियो हम इसके अंदर निकालते हैं, और अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ होती है तो हम गेनिंग रेशियो इसके अंदर निकालते हैं। तो ये चीज़ होती है, और सैक्रिफाइस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसे करके हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकलता है, और गेनिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई पार्टनर, अगर यहाँ पे क्या होता है एडमिशन के टाइम पे अगर आपका कोई पार्टनर नया आता है लेकिन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका चेंज नहीं होता, तो आपका सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा, तो सैक्रिफाइस रेशियो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही यहाँ पे रहेगा, और बेसिकली आपका सही आंसर इसके अंदर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ ए पर्सन इन प्रोफेशन हुज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द प्रोफेशन एक्सीड, यानी कि यहाँ पे टैक्स ऑडिट की बात की गई है। अगर हम कंपनी के केस में बात करते हैं तो कंपनी की अगर हम नेट रिसीट की बात करें तो वो अगर 1 करोड़ से ऊपर होती है, 1 करोड़ या उससे ऊपर होती है, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर यही चीज़ हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल के केस में या प्रोफेशन के केस में, तो ये 50 लाख की इसकी लिमिट होती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, हमारे जो शॉर्ट रन का हमने यहाँ पे प्रपोर्शन पढ़ा था उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। लॉन्ग रन का जो होता है हमारे पास में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल उसको बोला जाता है, लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शन को। ये हमारे पास में होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो आपसे बोला गया है, नॉट बोला गया है, मतलब कौन सी नहीं है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज, बिल्कुल सही आंसर इसके अंदर है। सम इनपुट्स आर कैप्ट फिक्स्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन, ठीक है, कुछ हमारे फिक्स्ड होते हैं, कुछ यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, क्लियर। पॉसिबिलिटी ऑफ द चेंज इन द फैक्टर प्रोपोर्शन, ये भी आपका सही इसके अंदर है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इन ऑल 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में देखते हैं, पहला आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, फिर आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, फिर आपका क्या होता है, ये माइनस में चला जाता है, यानी कि आपके पास में माइनस रिटर्न टू स्केल होता है, बेसिकली ये निगेटिव में चला जाता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे होते हैं, और ये चीज़ अगर हम लॉन्ग रन में बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के केस में, आपका सबसे पहले
इंक्रीजिंग होगा, फिर आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीजिंग होगा, राइट, वो माइनस में नहीं जाता। लेकिन हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में ये माइनस में भी आपका चला जाता है। तो ये यहाँ पे 3 इसके स्टेजेस होते हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहते तीनों स्टेज, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को क्या नाम से और बोला जाता है? सुपरवाइजरी, मिडिल, टॉप या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट यहाँ पे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सभी तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, वर्क को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल एंट्री टू ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी। आपको क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो इसके लिए एंट्री आपके पास में होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, विच इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ग्रेकुनास नेम इज लिंक्ड विद। ग्रेकुना का जो नेम है वो किससे रिलेटेड है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से नहीं, स्पैन ऑफ कंट्रोल से। यस, आपका ऑप्शन बन जाएगा स्पैन ऑफ कंट्रोल। ग्रेकुना ये आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन दी। यानी कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर ओनरशिप कब ट्रांसफर की जाती है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डाउन पेमेंट या नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे 2 आपके ऑप्शंस हैं और आपको क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शन देख के अपने आंसर को मार्क करना होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर आपका साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं गिवन होता तो फिर आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले जो आंसर है उसको सही करते हैं यहाँ पे। लेकिन साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ही आपके ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डाउन पेमेंट आपने कर दिया होगा, ऐसा हम यहाँ पे मान लेते हैं, मतलब इम्प्लाइड है बेसिकली ये चीज़। तो साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं FII, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, FII इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो एंटिटीज कम्स अंडर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें से कौन सी एंटिटी आपकी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आती है? कोऑपरेटिव बैंक्स, नाबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स या नन ऑफ द अबव। कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं आते हैं, नाबार्ड भी इसके अंदर नहीं आता, बट आपके RRB जो कि ग्रामीण बैंक्स होते हैं तो वो यहाँ पे आपके शेड्यूल्ड बैंक के अंदर आती हैं, विच इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सब्सिडरी ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज। यानी कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होती है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मैनेजर इज एंटाइल्ड टू ए कमीशन ऑफ द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹1,32,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मैनेजर्स कमीशन? अब देखिए, कमीशन निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो आपका कमीशन चार्ज करने के पहले, एक कमीशन चार्ज करने के बाद। अगर कमीशन चार्ज करने के पहले है तो सिंपल होता है, कमीशन की अमाउंट आप लिखेंगे, रेट अपॉन 100 कर देंगे तो आपके पास में अमाउंट ऑफ कमीशन निकल के आ जाती है। लेकिन अगर आपको कमीशन चार्ज करने के बाद यहाँ पे बोला गया है, जैसे क्वेश्चन के अंदर है, कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको 100 में प्लस रेट आपको कर देना है। तो यहाँ पे दिया आपको 1,32,000 आपको दिया गया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट आपके पास में 10 से, और इसको डिवाइड कर देंगे आप कितने से? 110 से। तो आपका सही आंसर इसके अंदर आ जाएगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड। देखिए, फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन सा बैरियर है आपसे बोला गया है? प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं, ये कोई बैरियर का फॉर्म नहीं है। मार्केट प्राइस भी बैरियर का फॉर्म नहीं है। टैक्स ऑन इंपोर्ट, गुड्स ऑन सर्विसेज। टैक्स ऑन इंपोर्ट आपका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज आपका कोई बैरियर नहीं है। टैक्स ऑन इंपोर्ट का क्या मतलब? अगर अब यहाँ पे आप देखिए, फॉरेन ट्रेड का मतलब सोच रहे होंगे, फॉरेन ट्रेड के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो आपका एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो अपने इंपोर्ट पे टैक्स चार्ज करेगी, तो आपके लिए वो क्या हो गया? बैरियर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब आपका एक फिक्स जो हायरार्की होती है उसको कौन फॉलो नहीं करता? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर।
जो आपका बैलेंस है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, वो किसके लिए अवेलेबल होता है? रिडम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ द रिडीमेबल डिबेंचर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ द बोनस शेयर्स। तो इसको जो बैलेंस बच गया है आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, आप इससे बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। ये आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं होता, ये डिवेंचर्स के लिए भी नहीं होता, ये आपके शेयर कैपिटल के लिए भी नहीं होता, बट इससे फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, वाई ड्रॉ ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 months, year ended on 31st March 2019. If interest on the drawing is to be charged at the rate of 6% per annum, the interest on drawing of the y will be। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। x और y दो पार्टनर है बोला गया है, y एक क्या करता है, ड्रॉ करता है ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, मंथ के बिगिनिंग में बोला है, मंथ के बिगिनिंग में, और किसके लिए? 6 months के लिए बोला है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, मैंने आपको अलग अलग मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में और मंथ के मिड में 3 चीज़ें बताई थी, और वो थी आपके किसके? ईयरली के लिए। तो वही चीज़ आप फॉलो करके 6 months के लिए निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं, 12+1 का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 6+1 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7/2 आपका यहाँ पे निकल के आता है। 7/2 के केस में आपके पास में कितना आ जाएगा? 3.5 months का आप इसके अंदर निकालेंगे, जबकि आप 12 months के केस में 6.5 का निकालते हैं। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कितना हो जाएगा? 6000। तो टोटल आपके पास में हो गया 1 month का, यहाँ पे क्या है 1000 आपका है। तो 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के रेट से, 6/100 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 डिवाइडेड बाई 12 से। तो इस तरीके से ये निकल जाएगा, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105। तो ये इसको सॉल्व करके 105 आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट इज नोन एज, यानी कि आपको बोला गया है टोटल रेवेन्यू आपका टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पता होगा जब हम लोग बीईपी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के इक्वल हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे नो प्रॉफिट नो गेन की लॉस में, बेसिकली नो प्रॉफिट नो गेन, सॉरी नो लॉस नो गेन, तो ये सिचुएशन हमारे पास में यहाँ पे होती है। तो ये हो जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 78th क्वेश्चन, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट ऑफ। इनविजिबल एक्सपोर्ट का मतलब होता है सर्विसेज से, इनविजिबल का मतलब सर्विसेज। तो जब सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब इनविजिबल ट्रेड हम लोग कर रहे हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 79th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। इसमें से कौन सी आपकी कंट्रोलिंग की टेक्निक नहीं है? ब्रेक इवन एनालिसिस, बजट, मैनेजरियल ऑडिट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस कंट्रोल का टूल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को पता चल जाता है कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट तो हमको बेसिकली चार्ज करनी है, क्योंकि उससे कम कॉस्ट अगर हम रखेंगे या उससे कम रेवेन्यू हमको होगा तो हम लोग लॉस में चले जाएंगे। एटलीस्ट इतना तो हमको कमाना ही पड़ेगा ताकि प्रॉफिट ना हो बट लॉस भी ना हो। बजट भी हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो बेसिकली जो मनी है या जो एक्सपेंडिचर है वो कंट्रोल में रहे। मैनेजरियल ऑडिट भी इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस ये सारी चीज़ों को हम मेजर कर पाएँ और उसको सुधार कर पाएँ। जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो हिस्टोरिकल डेटा पे बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना कैश आया कितना कैश गया, इसके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। और कॉमर्स के लास्ट क्वेश्चन, कॉमर्स के पार्ट का हमारे पास में है 88th क्वेश्चन है, लीगल फीस पेड टू द एक्वायर ए पीस ऑफ लैंड। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई आपने ज़मीन खरीदी उसके लिए आपने लीगल फीस यहाँ पे की है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या करते हैं उसका ट्रीटमेंट, डेबिटेड टू लैंड अकाउंट, डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डेबिटेड टू मिससेलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो लैंड है वो हमारे पास में क्या है, फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे लैंड के ही अकाउंट में, क्योंकि ये लीगल फीस नहीं की जाएगी तो फिर आप लैंड भी परचेज नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। अब हमारे पास ये कॉमर्स का पोर्शन यहाँ पे एंड होता है। 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और डिटेल में डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक करना ना भूलें, आप लोग भूल गए होंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हिंदी के पोर्शन को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास में है। 81st क्वेश्चन हमारे पास में है, सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये हमारे पास में होता है स्थूल।
सूक्ष्म का विलोम स्थूल यहाँ पे होता है, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सृष्टि का विलोम शब्द। सृष्टि का विलोम मरण होता है, प्रलय होता है, वृष्टि होता है या मोक्ष होता है, तो सृष्टि का विलोम यहाँ पे हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में अति का विलोम क्या होता है, तो अति का विलोम यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे नगण्य, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ब्रह्म का विलोम क्या होता है। ब्रह्मा का बेसिकली विलोम क्या होता है, जीव होता है, माया होता है, जगत होता है या अज्ञान होता है, तो यहाँ पे ब्रह्मा का विलोम आपके पास में हो जाएगा जीव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तम का विलोम क्या होता है। उत्तम का विलोम निकृष्ट होता है, विकृत होता है, अधम होता है या कीर्ति होता है, तो अगर उत्तम के विलोम की बात हम यहाँ पे करते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी अधम, तो ये सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा, उत्तम का अधम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नीरस का विलोम क्या होता है, तो नीरस का विलोम हो जाएगा सरस, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अब मुख्य का विलोम। मुख्य का विलोम होता है गौण, ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है मूक का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होता है, हास होता है, साप होता है, गौण या वाचाल, तो मूक का विलोम होता है वाचाल, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारे पास में यहाँ पे है परोक्ष का विलोम क्या होता है। परोक्ष का विलोम होता है यहाँ पे प्रत्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे अब आपको बताना है स्टेटमेंट के लिए एक वाक्य जो पहले कभी न हुआ हो, उससे क्या कहेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहा न जा सके, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे अकथनीय, विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है समय की दृष्टि से अनुकूल, इसको हम कहते हैं समयानुकूल, ऑप्शन नंबर डी में ये गिवन है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहाँ पे सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे दावानल। दावानल इसको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दांत का पर्यायवाची शब्द आपसे बोला गया है। दांत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होता है दाड़िम, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये गिवन है, तो ये सही आंसर यहाँ पे बन जाएगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछा है, ठीक है। अश्व तो पर्यायवाची शब्द होता है इसके अंदर, और अगर घोटक की बात करें ये भी पर्यायवाची शब्द होता है, यौ भी होता है, बट कटक इसके अंदर नहीं होता है, तो कटक आपका सही आंसर बनेगा, ये आपका घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पहाड़ का पर्यायवाची पर्वत होता है, भूधर भी होता है, नग भी होता है, बट यहाँ पे शैवाल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर बन जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन है कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो कंचन का पर्यायवाची यहाँ पे कनक होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बन जाएगा। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आपका है घर का पर्यायवाची शब्द होता है। घर का पर्यायवाची यहाँ पे निकेतन होता है, ऑप्शन नंबर सी में आपको गिवन है। तो इस तरीके से ये हमारे आज 100 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमारे पास में 80 क्वेश्चन कॉमर्स के थे प्लस 20 क्वेश्चन बेसिक हिंदी के थे। हिंदी के अंदर भी मैंने सारे जो बेसिकली यूनिट हैं उनको समराइज करने की कोशिश करी है। कुछ यूनिट इसके अंदर हिंदी के अंदर मैंने कवर किए हैं पहले वीडियो में, कुछ दूसरे वीडियो में, तो कुछ हम ऐसे हम लोग कवर करते रहेंगे। आई होप कि आपको कुछ नया इसके अंदर सीखने को मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आगे ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।